सभी प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाजार में अफवाहें आ रही हैं कि पीटीआई की भर्ती आने वाली है और इससे संबंधित जो छात्र हैं वो उत्साहित भी हैं और थोड़ी चिंतित भी हैं कि भर्ती जो है वो कितने पदों के ऊपर आ रही है, कैसे उसकी तैयारी की जाए, कितना समय दिया जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या मेरिट जाने वाली है। तमाम ऐसे प्रश्न जो है वो विभिन्न विद्यार्थियों के मन में आ रही हैं और उन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कितने पद आ सकते हैं। हालांकि तमाम जो बातें रहेंगी उनमें आधिकारिक बातें जो हैं वो नहीं है, किसी के पास भी आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं है। केवल कयास लगाए जा रहे हैं और पुरानी भर्तियों के अंदर जो पैटर्न चलता आ रहा है उसी के आधार पर बात जो है वो की जाएगी। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं। ये एक ट्वीट हुआ है, ये एक ट्वीट हुआ है और तमाम जो सूचनाएं निकल कर आ रही है वो इस ट्वीट के आधार पर हुआ है। और ये ट्वीट के अंदर पीटीआई भर्ती अपडेट, पीटीआई भर्ती 2022 की निष्पक्ष पुनः डीवी यानी जांच चल रही है, जिससे हजारों पद रिक्त होने की पूरी संभावना है। मांग यही है कि जो बाहर हो उनकी जगह वंचित को न्याय मिले और शेष पदों को आगामी भर्ती में जोड़ दिया जावे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि पीटीआई भर्ती 2022 सवालों के घेरे में है और इसलिए घेरे में है क्योंकि बहुत बड़े स्तर के ऊपर वहां पर फर्जीवाड़ा हुआ है। चाहे वो डिग्रियों के संबंध में है, चाहे वो सर्टिफिकेट के संबंध में है, कोई भी बात हो वहां पर, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती थी और बहुत जल्दबाजी में उसको पूरा किया गया और उसकी जांच जो है वो दोबारा चल रही है। केवल जांच होगी, रद्द होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं पुनः कह रहा हूं कि रद्द नहीं होगी भर्ती, लेकिन जांच चल रही है और इस जांच के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने जुगाड़ करके केवल सर्टिफिकेट लेके आए हैं या डिग्रियां लेकर आए हैं, उनकी बाहर होने की संभावना है। और वो बाहर होते हैं तो उनकी जगह पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि जो विद्यार्थी मेरिट से थोड़ा नीचे हैं, जो चूके हुए विद्यार्थी हैं, उनको वहां पर मौका दिया जाएगा और उसके बाद कुछ पद बचते हैं तो उनको अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा बैकलॉग के रूप में। नियम हमारे यही कहते हैं। उसके बाद पीटीए थर्ड ग्रेड भर्ती की परीक्षा तिथि पहले ही आरएसएसबी ने घोषित कर रखी है, जिसमें संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों की एग्जाम एक साथ होंगी। 13 सितंबर 2026 को एग्जाम होना प्रस्तावित है और ये एग्जाम जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों के लिए कंबाइन एग्जाम करवाएगा। कौन करवाएगा? अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है? जी हां, 2013 के अंदर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों की भर्तियां आरपीएससी ने एक साथ करवाई थी। तो ये चीज पॉसिबल है जब आप एग्जाम दे देते हैं और मेरिट के आधार पर आपको ये चॉइस दी जाती है कि आप कौन से विभाग में जाना चाहते हैं, तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है। पदों का स्टेटस क्या है? संस्कृत शिक्षा विभाग में 179 पद है। ये अभ्यर्थना आरएसएसबी के पास है। सामान्य शिक्षा में लगभग 900 पदों का प्रस्ताव भेज दिया गया है। सिलेबस क्या है? विस्तृत सिलेबस ही जारी किया है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। और सिलेबस के बारे में अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब भर्ती आ जाती है, विज्ञप्ति आ जाती है, तो उसके बाद हम पूरी जानकारी उसके बारे में दे सकते हैं कि क्या बदलाव होने की संभावना है, फिर क्या जोड़ घटाव होगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा 19-21 का फर्क पड़ जाए, लेकिन बहुत बड़ा फर्क यहां पर पड़ने की संभावना थर्ड ग्रेड में नहीं है। बात यहां पर पदों की हो रही है कि कितने पदों के ऊपर यह भर्ती आएगी। पहले मैं एक बार पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद तमाम जो है वो बात हम करेंगे। परीक्षा तिथि पहले से घोषित है, जो 13 सितंबर 2026 है। विशेष क्या है? पीटीए भर्ती 2022 में न्याय होने से खूब सारे पद जो है वो सारे पद सामने आएंगे जब फर्जी बाहर होंगे। कितने लोग यहां पर बाहर होते हैं? और दूसरी बात यह भी कि जो कार्य चल रहा है वो बहुत धीमी रफ्तार के ऊपर चल रहा है। जो कार्य भी चल रहा है वो बहुत ज्यादा धीमी रफ्तार के ऊपर चल रहा है। अगस्त में इनके पास आमतौर पर 24 अगस्त को इनको ये रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन उस जांच में अभी बहुत ज्यादा ढिलाई जो है वो चल रही है। सभी संभाग स्तर के ऊपर जांच चल रही है, कहीं पर जांच पूरी भी हो गई है और कुछ अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज के अंदर खामी पाई गई थी उनको नोटिस भी दिया जा रहा है या फिर उनके बारे में जांच की जा रही है। क्योंकि एक बार जो व्यक्ति नौकरी लग गया है, ज्वाइन कर लिया है, उसको बाहर करना फिर उतना आसान नहीं होता है, तो वापस जवाब भी मांगे जाते हैं। अभ्यर्थी भी वहां पर समय लेता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये लंबित प्रक्रिया हो सकती है। अगर मान लीजिए कि ये भर्ती सॉर्ट आउट, ये जो 2022 की भर्ती डिले हो रही है और उससे पहले आपकी विज्ञप्ति आ जाती है, यानी कि ये मामला खत्म होने से पहले अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो पद जो है वो निश्चित रूप से कम रहेंगे। उसके बाद हमारे पास पदों की जो संख्या रहेगी वो 900 के आसपास, और अगर हम संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों को जोड़ दें और जो स्टाफिंग पैटर्न वगैरह हुआ अगर ये भी जोड़ दिए जाएं तो भी हमारे पास पद जो है वो 2000 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, जब तक उसके अंदर बैकलॉग की अच्छी खासी सीटें नहीं जुड़े।
क्योंकि लगभग 1400-1500 के आसपास बैकलॉग की सीटें हैं, अगर वो नहीं जुड़ती हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 2000 पद वहां पर होते हैं। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक अगली भर्ती में पद जो है वो जुड़ने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। अगली बात, अब यहाँ पर खूब सारे विद्यार्थी जो हैं वो निरंतर ये सवाल व्हाट्सएप के ऊपर या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते रहते हैं, तमाम ये सवाल पूछते रहते हैं कि इतने कम पद है, सिलेक्शन कैसे होगा, इतने कम पद हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रेड की अगर बात करें तो पिछली भर्ती 5500 पदों पर थी, उससे पिछली भर्ती 2018 की भर्ती 4500 पदों पर थी, लगभग 9000 पदों के ऊपर भर्ती हुई है। और अब जो भर्ती आप देख रहे हैं या फिर आमतौर पर बात चल रही है वो मात्र 900 पदों के ऊपर बात अभी चल रही है। अगर संस्कृत शिक्षा विभाग के पदों को जोड़ दिया जाए तो 1100 पदों के आसपास बात अभी चल रही है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो पिछली भर्ती 2022 की आई थी उस समय लगभग इसी मौसम की मैं बात कर रहा हूं कि दिसंबर के आसपास की बात मैं कर रहा हूं, 2021 दिसंबर के आसपास की बात कर रहा हूं, तब भी ये सूचना बाजार के अंदर थी कि पद जो है वो लगभग 2000-2500 के आसपास होने वाले हैं। उसके बाद विद्यार्थियों ने संघर्ष किया, एक दो बार वो जयपुर गए और उसके बाद पद जो है वो बढ़ा दिए गए। वहां पर संभावना थी बढ़ाए जाने की, यहां पर संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है पद बढ़ाए जाने की। दूसरी बात आपको यह ध्यान भी रखना है कि पहले पहले जब विज्ञप्ति आने की सूचना मिलती है तो उसमें पद आमतौर पर थोड़े कम बताए जाते हैं। पहले ही मान लीजिए कि आपको पूरे पूरे पदों की सूचना दे दी जाए तो विद्यार्थी उसमें और बढ़ाने की मांग आमतौर पर करते हैं। आपको अब 1000 बताए जाएंगे और ये पद अगर 2000-2500 आ जाते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए पहले से उनको थोड़ा कम बताया जाता है और जब विज्ञप्ति बिल्कुल सामने आती है या फिर डिटेल सामने आती है, ये डिटेल जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास आपके सामने आ जाएगी, तब आपको अगर इसमें कुछ चीजें बढ़ी हुई मिलती है तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। अगर पहले दिन बताया जाए कि 2500 पद आ रहे हैं तो आप कहेंगे 2500 की बजाय 4500 आने चाहिए। अभी आपको 900 बताया जा रहा है और आपको कहें कि 2500 पद आएंगे तो आप उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। तो अभी इसके बारे में किसी के पास भी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि कितने पद एग्जैक्टली आने वाले हैं। ना मेरे पास है, ना किसी अन्य यूट्यूबर के पास है, किसी भी व्यक्ति के पास ये एग्जैक्ट जानकारी अभी नहीं है कि कितने पद आएंगे। आप तमाम जो चीजें देख रहे हैं यहां वहां पर उनको भ्रमित नहीं होना है। पद 1000-1100 के आसपास भी रह सकते हैं, 2500-3000 भी हो सकते हैं, दोनों ही संभावना है। तो अब आपको करना क्या है? देखिए, आपको तैयारी तो करनी है 900-1000 के हिसाब से, लेकिन अगर 2500 आ जाते हैं तो गुड इनफ है। अंग्रेजी के अंदर एक कहावत है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट, कि आप बुरी से बुरी स्थिति के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है, लेकिन उम्मीद यह करनी है कि परिस्थिति जो है वो बेहतर होगी, पद जो है अच्छी संख्या में आएंगे। लेकिन अगर आप तैयारी 5000 पदों के हिसाब से कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम आराम से चल रहे हैं और पद जो है वो वाकई में अगर 1000 आ जाते हैं तो आपके लिए वहां पर थोड़ी सी दुविधा हो जाएगी। थोड़ी सीरियस होने की आपके लिए ये बात है कि आपको तैयारी जो अब करनी है वो 1000 पदों को ध्यान में रखकर करनी है। दूसरी बात एक ये भी आप यहां पर थोड़ा देखिए कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है, कि तमाम भर्तियां जो आसपास अभी आई हैं, चाहे वो रीट की भर्तियां हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां हैं, चाहे कॉलेज प्रोफेसर की भर्तियां हैं, उन भर्तियों के अंदर जो पद जोड़े गए हैं या फिर जो पद आए हैं वो पद घटा कर आए हैं। ये सभी के अंदर पद जो है वो कम कर दिए गए हैं। लेकिन एक फायदे की बात यह है कि अब भर्तियां 4 साल 5 साल की बजाय हर 2 साल में भर्तियां हो जा रही हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगले साल ये 13 सितंबर को पेपर होता है तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले 2028 में एक पेपर और करवा के जाएगी। हालांकि उसको वो ज्वाइन नहीं करवाएंगे, 2028 में एक पेपर वो और करवा के जाएंगे। ये बात भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि फिर भर्तियां 2 हो जाएंगी। अगर ये मामला यहां पर सॉर्ट आउट नहीं होता है, जो लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो अगली भर्ती के अंदर शामिल हो जाएंगे और जब सरकार इनको अपने काम के अंदर काउंट करवाएगी तो 2 भर्तियों की संख्या वो काउंट करवाएगी कि पहले ये भर्तियां 4-4 साल से हुआ करती थी, हमने इन भर्तियों को 2 बार करवाया। हालांकि पदों की संख्या उसमें कम करेंगे। दूसरी बात एक ये भी है कि अगर जब बड़ी भर्ती होती है, 4500 पदों पर हो रही है, 5500 पदों पर हो रही है और उसके अंदर आप 3 गुना 4 गुना लोगों को पास करते हैं, तो इतनी बड़ी भर्ती के अंदर फर्जीवाड़ा होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि काम बढ़ जाएगा, डॉक्यूमेंट वर्क जो है बढ़ जाएगा। जब भर्ती थोड़ी छोटी होती है तो वहां पर फर्जीवाड़ा होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, या फिर जो वो अभ्यर्थी जिनके पास ठीक ठीक रिकॉर्ड नहीं है वो उन भर्तियों के ऊपर चांस लेने की नहीं सोचते हैं। जहां पर ज्यादा भीड़ होती है, जहां पर उनको लगता है कम तैयारी के साथ हमारा काम चल जाएगा, वहां पर वो ज्यादा जल्दी जाने का प्रयास करते हैं कि हमें एक सिर्फ सर्टिफिकेट जुगाड़ करके लाना है और हम यहाँ पर एग्जाम देते हैं, एग्जाम में कुछ नंबर आ जाए, कुछ सर्टिफिकेट के हो जाएंगे और इस तरह से हम कम से कम पास हो जाएंगे। तो वो काम बड़ी भर्तियों में ज्यादा होते हैं। जब भर्ती छोटी होगी तो एक बात सुनिश्चित वहां पर होगी कि भर्तियां साफ सुथरी होंगी।
भर्तियों की सफाई जो है वो जरूर हो जाएगी, जो पद कम होने की वजह से। अगली बात, तो इतने कम पद है, सिलेक्शन कैसे होगा भाई? सिलेक्शन होने के लिए अब आपको तैयारी जो है वो 900,000 पदों को दिमाग में रखकर ही करना है। बातें कड़वी जरूर लगेंगी भाई, लेकिन जो सत्य है उसको वैसे का वैसा पेश करना ठीक रहता है। कि अभी मैं आपको उम्मीद बंधाऊं कि 4,000 पद आएंगे, 5,000 पद आएंगे, और आप खुशी खुशी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि भाई बहुत बढ़िया बात है, इतना ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन वाकई में वो ऐसा नहीं हो, तो फिर वो गलत बात है कि आप अगले 2 महीने 3 महीने तक बिल्कुल एकदम रिलैक्स चलेंगे। भर्ती जो अभी सूचना निकलकर आ रही है वो 1,000 पदों के आसपास है, लेकिन इसमें जोड़ने की संभावना है। 2,000-2,500 के आसपास यहां पर पद होने की संभावना है। तो तैयारी आपको जो करनी है वो 1,000 पदों को दिमाग में रखकर ही करनी है। सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी छोटी भर्ती आ रही है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर कैसी कैसी भर्तियां आई हैं, अभी हम रिकॉर्ड चेक करेंगे पुरानी भर्तियों का। आपको ध्यान में रखना है कि इससे पहले केवल 2 भर्तियां, 2022 की भर्ती और 2018 की भर्ती, ये 2 भर्तियां थर्ड ग्रेड की बड़ी आई हैं। अन्यथा हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ी भर्तियां आमतौर पर पीटीए के अंदर नहीं आती है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों की बात करें, सेकंड ग्रेड की भर्तियों की बात करें, तो वहां पर पद जो है, पदों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रही है। इसके बाद क्या 13 सितंबर को संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर होगा? सूचना यहां पर भी ऐसी है कि यहां पर केवल संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर न होकर दोनों विभागों का पेपर यहां पर एक साथ हो जाएगा। थर्ड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों का पेपर आपको यहां पर 13 सितंबर को देखने को मिलेगा। विज्ञप्ति कब जारी होगी? अमूमन विज्ञप्ति जो है हमारी थर्ड ग्रेड की एग्जाम की तारीख आपको बता दी गई है 13 सितंबर। विज्ञप्ति पिछली 2 भर्तियों की बात करें, अगर हम बात करें 2018 की भर्ती, बात करें 2022 की भर्ती, तो जो विज्ञप्ति है वो आमतौर पर मार्च अप्रैल के बाद जारी होती है। लेकिन अभी बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, या फिर 2022 की भर्ती अभी तक अटकी हुई है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको यहां पर समय अभी और लगे। मार्च अप्रैल के आसपास विज्ञप्ति जो है वो जारी हो जाएगी। सेकंड ग्रेड की भर्ती के बारे में बच्चे बहुत पूछ रहे हैं भाई। अभी जो भी सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है कि वो थर्ड ग्रेड के लिए तैयारी करे, या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी आप ईमानदारी से कीजिए। और थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस को अगर कंपेयर करके देखें तो पेपर नंबर 1 लगभग आइडेंटिकल है, बिल्कुल सिमिलर है। पेपर नंबर 2 के अंदर 80% से लेकर 85% चीजें हूबहू आपको रहेंगी। तो थर्ड पेपर की तैयारी या फिर थर्ड ग्रेड की तैयारी बड़ी ईमानदारी से कीजिए। थर्ड ग्रेड के लिए तैयारी करोगे तो बीच में अपने आप सेकंड ग्रेड आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। या तो हो सकता है कि वो 2026 में ही कहीं मध्य के अंदर आपसे पेपर वो करवा लिया जाए, नहीं तो 2026 13 सितंबर के बाद वो पेपर हो सकता है। जब मैं याद करता हूं 2022 को याद करता हूं, तो 2022 को लगभग 15 सितंबर के आसपास शायद 25 सितंबर के आसपास शायद पेपर होता है थर्ड ग्रेड का। 22 सितंबर के आसपास, 21 अक्टूबर के आसपास फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है। फिर अगले साल 2027 में 30 अप्रैल को सेकंड ग्रेड का एग्जाम होता है। यानी कि 6 महीनों का दायरा हम लेकर चले तो 6 महीनों के अंदर अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम वहां पर होते हैं। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, ऐसी पॉसिबिलिटी फिर बन सकती है कि आपको सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड क्योंकि जून जुलाई के अंदर वैसे भी है और थर्ड ग्रेड आपका सितंबर में है, तो उसी 6 महीनों के भीतर, 6 महीने 8 महीने के भीतर सेकंड ग्रेड भी करवा लिया जाए। अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि बहुत कम समय तैयारी के लिए दिया जा रहा है, तो आप बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड रहिए। एग्जाम की तारीख के लिए, विज्ञप्ति के लिए इंतजार आपको नहीं करना है। जो सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी हैं वो थर्ड ग्रेड की तैयारी ईमानदारी से करें। जल्द ही सेकंड ग्रेड की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। सिलेबस का क्या होगा? सिलेबस अभी जो पुराना सिलेबस आप पढ़ रहे हैं वही सिलेबस आप पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेबस जो बदले गए हैं वो आरपीएससी के द्वारा बदले गए हैं, वो अधीनस्थ बोर्ड ने सिलेबस नहीं बदले हैं। तो ऐसा कम देखा जाता है कि आरपीएससी की नकल करके अधीनस्थ बोर्ड भी अपने सिलेबस बदल दे या फिर उनके सिलेबस को ये कॉपी कर ले, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। तो यहां पर सिलेबस बदले जाने की संभावना थोड़ी कम है, और क्योंकि संभावना अभी वो चीज पॉसिबल हुई नहीं है कि ये चीज हो गई है, तो अभी क्योंकि चीज ये हुई नहीं है तो आपको अभी पुराना सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, या फिर वही आप एक बार पुराना सिलेबस पढ़ते रहिए। तैयारी आपको कैसे करनी है? तैयारी आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है। अभी पेपर जैसे बन रहे हैं, जो पैटर्न पेपर का आ रहा है, केवल रटने से या फिर केवल कुछ नोट्स या फिर कुछ पन्ने रटने से, कुछ 100 200 300 पन्ने रटने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक चीज को आपको समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आपको तथ्य याद होने चाहिए, आपको चीजों की गहराई पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स के साथ आपकी जानकारी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है आपके राज्य के अंदर, आपके देश के अंदर और विश्व के अंदर। खेलों के अगर मामले में बात करें, खेलों के संदर्भ में बात करें, तो आपको इनके बारे में ठीक ठीक जानकारी जो है वो होनी चाहिए।
ऐसे पेपर आजकल पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल आजकल पूछे जा रहे हैं। तो जब आप कंपेयर करें या कैसा पेपर आ सकता है, तो 2011, 2013, 2018 इनसे कंपेयर अपने पेपर को नहीं करें, ऐसे पेपर अब नहीं आएंगे। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए दो पेपर मैं आपको बता रहा हूं कि उनके साथ आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तो सेकंड ग्रेड 2023 में जो हुआ है, उस पेपर से आप कुछ कदम आगे बढ़कर तैयारी कीजिए। अगला पेपर अभी इसी साल जो एमपीएड का एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, उसको भी आप बेस पेपर बनाकर तैयारी कर सकते हैं। इन दो पेपर के लेवल की आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, यानी कि अपना लेवल थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेवल आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी सी अतिरिक्त मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप नौकरी वाकई में लगना चाहते हैं तो। अब क्योंकि पद भी कम हो रहे हैं, तो आपको तैयारी और ज्यादा शार्प करनी पड़ेगी, थोड़ी तैयारी आपको और शार्प करनी पड़ेगी। याद नहीं होता, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि याद नहीं होता है आपको। याद नहीं होने की जो दिक्कत है, वो दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि आप अपने पीटीआई को बहुत आसान समझ रखा है भाई। क्योंकि जिसने भी 2011 की भर्ती में, 13 की भर्ती में, 18 की भर्ती में, 22 की भर्ती में बैठा है, तो उन्होंने आपको यही बताया कि पीटीआई लगना बहुत आसान है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना बहुत आसान है। लेकिन आप हकीकत, अगर आप पिछली जो दो फर्स्ट ग्रेड में बैठे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बैठे हैं, उनसे आप सच्चाई पूछिए कि फिजिकल एजुकेशन टीचर लगना, फर्स्ट ग्रेड टीचर लगना और कॉलेज के अंदर फिजिकल एजुकेशन का प्रोफेसर बनना कितना मुश्किल काम है, तो वो आपको सच्चाई बताएंगे। अगर आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने की जो कहानी है वो थर्ड ग्रेड भर्तियों से पूछेंगे 2022 तक भी, तो आपको कहानी ये सुनने को मिलेगी कि थर्ड ग्रेड लगना बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो अब आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो थोड़ा सा, अब क्योंकि भाई जो जरूरत है, वो जरूरत ये है कि पेपर मुश्किल हो रहे हैं, पेपर मुश्किल हो रहे हैं, तो आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो भी थोड़ा सॉलिड दिया जा रहा है, वो भी थोड़ा वजनदार दिया जा रहा है। अब उसको हजम आप वैसे ही करना चाहते हैं जैसे थर्ड ग्रेड 2018 वाले कर गए, 2011 2013 वाले कर गए, तो उस परिस्थितियों के अंदर वैसे ही रट रट कर काम अब नहीं चलेगा। अब केवल रटना चाहते हैं, कुछ रट लिया, कुछ छोड़ दिया, उसके बाद भी पेपर ऐसा सिंपल आया कि सानिया मिर्जा कौन से खेल से संबंधित है, कृष्णा पूनिया का संबंध कौन से खेल से है, ऐसे क्वेश्चन आए। तो वैसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। फिजिकल एजुकेशन केवल उतनी भर चीजें नहीं है, एक बहुत विस्तृत विषय है जहां पर कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां पर साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, सिद्धांत हैं, उनको समझना पड़ेगा। उनको समझने के बाद आप फैक्ट्स को याद करेंगे तो वो रास्ता आपको ठीक लगेगा। लेकिन अगर आप पहले ही दिन केवल रटने का प्रयास करेंगे और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो पुरानी भर्तियों के आए हुए हैं, तो फिर आपको लगेगा जो अभी हाल फिलहाल के पेपर हुए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड हुआ है, फर्स्ट ग्रेड हुए हैं, उनके पेपर को देखें तो आपको लगेगा कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं वो काम यहां पर नहीं आ रही, या फिर आप ऐसे रास्ते पर खड़े हो जाएंगे जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है। तो पहले चीजों को समझिए कि कोई भी चीज आपके नोट्स के अंदर, आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, तो उसके पीछे कारण आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों लिखा हुआ है। क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे आजकल, और उसके बाद उस बात से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य हैं, वो आपको याद होने चाहिए। इस बात को आप याद कर लीजिए भाई, यही सफलता का सूत्र है कि आपको हर लाइन, हर नोट्स के अंदर जो बात लिखी हुई है, मेरे नोट्स हो, किसी के भी नोट्स हो, किसी किताब हो, कोई भी किताब हो आपके पास, वो लाइन वहां पर क्यों लिखी हुई है। या फिर जैसे मान लीजिए कि ये लिख दिया कि जो वार्मिंग अप है वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तैयारी है खेलने से पहले। तो कैसे वो शारीरिक तैयारी है, कैसे वो मानसिक तैयारी है, कैसे सामाजिक तैयारी, कैसे भावनात्मक तैयारी है, इन चारों शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में बात ये कर रहा हूं। पहले आप चीजों को समझेंगे, उनकी तय तक जाएंगे, उसके बाद आप फैक्ट्स को याद करेंगे, तभी फिजिकल एजुकेशन का पेपर नंबर 2 जो है आप हल कर पाएंगे। ये चीज अभी से आप ध्यान में रखिएगा भाई। मैं कम से कम 8-10 महीने पहले आपको ये बात बता रहा हूं और पिछले 1 साल से मैं ये बोलता आ रहा हूं। तो आप इतने कम पदों के अंदर अगर चाहते हैं कि हम नौकरी लगें या फिर हम सरकारी सेवाओं में जाएं, तो आपको तैयारी जो है वो थोड़ी सी दुरुस्त करनी पड़ेगी। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है भाई, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जो दिमाग में भेज रहे हैं ना, उसके साथ क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों को आप वहीं सोल्व करते हुए उनको याद करेंगे। ये बात को आपने जरूर ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस नहीं आता, डर लगता है, ये जो परिस्थिति है, क्योंकि आप इस समय, जब मैं तैयारी कर रहा था या अन्य विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, तो हर किसी व्यक्ति को डर लगता है। कॉन्फिडेंस आपको पेपर के नजदीक जाने तक नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप प्रोसेस के अंदर है, आपका अभी पेपर हुआ नहीं है, आपने अभी तैयारी की नहीं है, या फिर आपने अभी चीजों को ढंग से याद नहीं किया। अगर
एक बार अगर आपने कोचिंग कर ली है तो उसके आपने क्वेश्चन पेपर नहीं निकाले हैं, तो कॉन्फिडेंस आपको कब आना शुरू होगा? जब आप दोनों के दोनों पेपर बढ़िया तरीके से कर लेंगे, उसके बाद उनके प्रैक्टिस सेट भी निकालेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। लेकिन उसके बाद आपको इस चीज का भय लगने, अभी आपको भय लग रहा है कि तैयारी कैसे होगी या तैयारी करने में कितना समय लगेगा, याद करने में कितना समय होगा। जब वो चीजें हो जाएगी तब आपको इस बारे में थोड़ा घबराहट होनी शुरू होगी कि अब याद हो गया, ये भूल नहीं जाऊं, या फिर जो मैंने याद किया है ये पेपर में आ जाए, या फिर इसको मैं यूज कर पाऊं। तो ये डर जो है वो निरंतर बना रहेगा, इस डर के साथ आपको चलना है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, दिमाग को समझाना पड़ेगा। जिन लोगों के पास बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जो आपके समूह के अंदर लोग हैं, वो सारे के सारे सकारात्मक लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। डराने वाला व्यक्ति वहां पर आमतौर पर नहीं आप रखें, जो आपका करीबी समूह है। तो एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि ये डर लगातार बना रहेगा, इसको आपने लगातार हार्डवर्क करते रहना है, लगातार आपने प्रयास करते रहना है, अपने जो भी कंटेंट है उसको रिपीट करते रहना है। जब रिपीट करेंगे तो आपको वो जो रेपिटेशन है, आप जो काम कर रहे हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मैं अभ्यास कर रहा हूं और इस अभ्यास के करने से मैं सफल हो जाऊंगा। तो ये डर जो है इसके साथ आप लगातार बने रहेंगे और ये डर जो है आपको मोटिवेटेड रखेगा, आपको कार्य करवाता रहेगा। जो व्यक्ति डरता नहीं है अमूमन वो हार्डवर्क भी नहीं करेगा। जिसको एग्जाम का डर नहीं लग रहा है, जिसको नौकरी में फेल होने का डर नहीं लग रहा है, वो आमतौर पर क्या करेगा, वो पढ़ाई भी नहीं करेगा, क्योंकि डर आपको पढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो उस डर को आप यूटिलाइज कीजिए, उस डर को आप यूज कीजिए पढ़ने के लिए, और जब पढ़ेंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगली बात, कितना मुश्किल पेपर आएगा? पेपर का स्तर थोड़ा बढ़ेगा, पेपर का स्तर थोड़ा बढ़ेगा। हाँ, आरपीएससी जैसा पेपर नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आधार बनाएं तो 2023 का आरपीसी का सेकंड ग्रेड का जो पेपर है उसको आधार बनाएं, या फिर इस बार जो राजस्थान में एमपीएड प्री एमपीएड का जो टेस्ट हुआ है उसको आधार बनाइए। इन दो पेपर को आधार बनाकर आप अपनी तैयारी कीजिए। लगभग उसी लेवल के आसपास का पेपर आपका बनेगा, लगभग उसी लेवल के आसपास का पेपर बनेगा, तो उनको आप आधार बनाकर तैयारी कर सकते हैं। कितनी किताबें या कितने नोट्स पढ़ें? पिछली भर्तियों में 2011 की, 2013 की, 2018 और 2022 की भर्तियां जो है, उन भर्तियों तक आप लोगों के पास सीमित संसाधन हुआ करते थे, या फिर हमारे पास सीमित संसाधन हुआ करते थे। जो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है उसके पास कुछ इंग्लिश ऑथर्स की किताब हुआ करती थी, या फिर उनसे उसका काम चल जाया करता था। लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ कोचिंग के नोट्स जो हुआ करते थे, इसके अलावा किताबें नहीं हुआ करती थी। अभी इस भर्ती के अंदर, या फिर अभी पिछले 1-2 साल के अंदर मार्केट के अंदर, मार्केट जब मैं बोल रहा हूं तो मैं राजस्थान के अंदर फिजिकल एजुकेशन को बोल रहा हूं। फिजिकल एजुकेशन राजस्थान के अंदर नए नए लोग आए हैं, नया नया कंटेंट आया है। अब यहां पर हमारे पास कंटेंट की भरमार है, खूब सारा कंटेंट हमारे पास मौजूद है। तो आप अगर मान लीजिए कि इस कोचिंग के भी नोट्स ले आएंगे, इस कोचिंग के भी नोट्स ले आएंगे, इस कोचिंग के भी नोट्स ले आएंगे, और आप चाहेंगे कि कुछ भी बचे नहीं पीछे, तो आप नुकसान अपना कर बैठेंगे भाई। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा नोट्स आपको इकट्ठे नहीं करने हैं। किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर दाव खेलना है आपको, मैं सही बता रहा हूं आपको, किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर दाव खेलना है। जुआ है एक तरह से, कि आप जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस अध्यापक के ऊपर दाव खेल रहे हैं, उसका कंटेंट एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ये एक तरह से जुआ है, ये किस्मत है आपकी। तो आप उस व्यक्ति के ऊपर दाव खेलिए जो व्यक्ति आपको सबसे नवीन, सबसे अपडेटेड लगता है, जो सबसे अपडेटेड आपको लगता है कि इसके पास सबसे अपडेटेड कंटेंट है, उस व्यक्ति के ऊपर आप आंख बंद करके दाव खेलिए। अगर गलत व्यक्ति के ऊपर दाव खेला तो वो भी आपको नुकसान के अंदर ले जाएगा। मैं जैसी जैसी बातें हैं ठीक वैसी वैसी बातें आपको स्पष्ट स्पष्ट भाषा के अंदर बोल रहा हूं कि अगर मेहनत आप करोगे, पढ़ोगे भी, लेकिन अगर आप 70 चीजों को इकट्ठा कर लोगे कि ये मार्केट में बुक आ रही है, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। पहला ही काम आपको ये करना है कि आप जिस सोर्स से पढ़ने वाले हैं उस सोर्स के बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर आपको पूरा विश्वास कर लेना है। 10 चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। हाँ, मैक्स टू मैक्स 2 चीजें आप रख सकते हैं। एक आपकी आधार पुस्तक होगी जहां से आप पढ़ते हैं, दूसरी चीज दूसरे नोट्स। आमतौर पर इसको पुस्तक ही रखें आप, दूसरी चीज, क्योंकि पुस्तक जब होती है तो पुस्तक को बनाने के अंदर, लिखने के अंदर थोड़ा खर्च आता है, तो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा एहतियात उसके अंदर बरत लेता है। तो एक अपनी आधार नोट्स या फिर आधार पुस्तक रखिए, उसको सपोर्ट करने के लिए या उसकी जानकारी, उसकी छानबीन करने के लिए एक पुस्तक जरूर रखिए। 2 चीजों को अपने पास जरूर रखिए, पढ़िए एक से, लेकिन इसके अंदर क्या बात लिखी हुई है इसको दूसरी किताब से जांचते भी रहिए। 2 चीजें आपको यहां पर जरूर रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि बाई चांस आपने गलत फैसला लिया हो तो वो साथ के साथ सुधार हो जाए।
अगर ये एग्जाम के बाद आपको पता लगे कि आपने जो पढ़ा वो बहुत कम है, तो उसका सुधार नहीं हो सकता, फिर आपको अगली भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है। तो आप एक पुस्तक जरूर रखिए, हमसे भी पढ़ रहे हैं तो भी एक पुस्तक आप जरूर रखिए, चेक करते रहिए भाई। अगर आपको नई चीज मिलती है, अगर आपको डिफरेंट चीज मिलती है तो हमें बताइए, उसका सोल्यूशन हम करेंगे। लेकिन अगर चीजें कम मिलती है दूसरी चीजों के अंदर, तो आप इसी चीज के ऊपर बने रहिए। ये बात आपने जरूर ध्यान रखनी है। बड़ी ईमानदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर आप मुझसे भी पढ़ रहे हैं तो भी एक किताब अपने साथ जरूर रखिए आप, ताकि आप ये जांचबीन करते रहें कि इस किताब के अंदर क्या लिखा है और इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। सिर्फ वो निगाह रखने के लिए है, वो मेरे ऊपर निगाह रखने के लिए कि मैं पर्याप्त पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल इसलिए। लेकिन विश्वास आप मेरी किताब के ऊपर ही रखेंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई कमी लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको बिल्कुल रहेगी। अगली चीज, कौन से पेपर पर ज्यादा फोकस करें, कौन से पेपर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। यहां पर अलग अलग अध्यापकों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय आपसे यह है कि आप पेपर नंबर 1 के ऊपर ज्यादा फोकस करें। मैं पेपर नंबर 2 पढ़ाता हूं, पेपर नंबर 2 मेरा विषय है, लेकिन मैं आपको यह सलाह दे रहा हूं पेपर नंबर 1 के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि पेपर नंबर 1 के अंदर आपकी बहुत बेहतर से बेहतर भी अगर तैयारी है तो भी पेपर ऐसा बन सकता है जो आपको 40% से नीचे रख सकता है। अगर बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी है तो भी आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो पेपर नंबर 1 के अंदर आपकी जो तैयारी है वो 100% होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी, तभी आप 40% को पार करेंगे। अगर पेपर आसान आ गया तो 40% को पार करेंगे, लेकिन आप 60, 65, 70 को भी पार कर जाएंगे अगर पेपर आसान आ गया और पेपर नंबर 1 के ऊपर आपने ज्यादा ध्यान दिया तो। अब आप पूछो कि पेपर नंबर 2 कमजोर रह गया, तो पेपर नंबर 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो वहां पर अगर आप सीमित चीजें पढ़ रहे हैं, सीमित का मतलब यहां पर है कि अगर मान लीजिए कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमारे नोट स्ट्रक्चर के अंदर है, हमारी क्लासेज हैं, हमारी टेस्ट सीरीज है, तमाम चीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यहां वहां तमाम जो इंग्लिश किताबें हैं, जो अंग्रेजी की पब्लिकेशन की किताबें हैं, उन सब के अंदर जो चीजें हैं वो वहां से उठा उठाकर किताबों के अंदर रखी हुई हैं, वहां से संदर्भ लेकर उसको आसान भाषा के अंदर कन्वर्ट करके आपको परोसी हुई है वहां पर। तो आपको कम से कम ये डर नहीं रहेगा अगर वहां पर मुश्किल चीजें आती है तो वो आपको खतरे में डाल देंगी। दूसरा, हमारे जो नोट्स हैं, हमारी जो किताबें हैं, हमारी जो क्लासेज हैं, उनमें सबसे बेहतर चीज कि हमने तमाम कंटेंट को ध्यान में रखकर उनको बनाया है। एक चीज और कि वो स्ट्रक्चर्ड है, उनका संगठन जो है, उनकी संरचना जो है, उनको किस चीज को कहां पर रखा गया है उसका मुकाबला है, फिर उसका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। तो बैलेंस जब अच्छा होता है, स्ट्रक्चर जब अच्छा होता है, बात को बहुत ठीक ठीक तरीके से कहा जाता है, तो उसको याद करना मुश्किल नहीं होता, वो याद बहुत आसानी के साथ हो जाती है। तो हमारे सब्जेक्ट, हमसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मात्र अगर मुझे आप 3 घंटे से 4 घंटे एक दिन के अंदर देते हैं तो मैं आपको राजस्थान में शीर्ष अगर 5% कोई व्यक्ति हैं, 10% कोई व्यक्ति हैं इस भर्ती के अंदर, 5% कोई व्यक्ति हैं, 3% कोई व्यक्ति हैं, जो टॉप 100 हैं, टॉप 150 लोग हैं, उनके बराबर मैं आपको लाने की क्षमता रखता हूं भाई। अब टॉप 150 में एक बड़ा आंकड़ा दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टॉप 10 नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, हरगिज आ सकता है। पिछली भर्तियों में हमारे जो स्टूडेंट है वो टॉप 8 के अंदर, टॉप 20 के अंदर रहे हैं। मैं यही कंटेंट पढ़कर टॉप 5 के अंदर भी आया हूं। लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूं कि हम उतने बड़े समूह को या फिर कलेक्टिवली हम उस एक 150 का जो संरचना है उसके अंदर जा सकते हैं, ऐसा कंटेंट है अगर केवल आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो। और ये 4 घंटे अभी है जब आप कोर्स कर रहे हैं, जब आप क्लासेस को देख रहे हैं। जब क्लासेस को देखना बंद कर दें, जब आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएं, केवल क्लास तभी देखें जब आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी टॉपिक के अंदर, आपने ऐप को उठाया, खोला और क्लास को देखा, उसके बाद आप नोट्स के ऊपर रहिए और जो आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी उसको बार बार अभ्यास करते रहिए। तो फिर हम पेपर के नजदीक जाने पर आपका जो समय है वो केवल 2 घंटे या 2.5 घंटे कर देंगे। उसके बाद 6 घंटे 7 घंटे का समय आप केवल फर्स्ट पेपर को दीजिए। मैं 2 घंटे या 2.5 घंटे 3 घंटे में आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिजल्ट देने की क्षमता रखता हूं, या हमारा कंटेंट जो है वो रिजल्ट आपको देने की क्षमता रखता है कम से कम समय लगाकर। लेकिन फर्स्ट पेपर जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है, बहुत ज्यादा वो अनप्रिडिक्टेबल है कि वहां पर क्या चीज हो सकती है उसका अंदाजा आपको नहीं है। जो आरपीएससी की भर्तियों में बैठकर आया है, जिसने पेपर को देखा है पुराने, वो जानता है कि फर्स्ट पेपर के अंदर अच्छी से अच्छी तैयारी वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहता। तो आपको पहले पेपर को खूब सारा समय देना और पहले पेपर के अंदर भी साइकोलॉजी और पॉलिटी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा समय लगाना है। अभी से लेकर 13 सितंबर तक कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन या तो आप पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हो या फिर साइको नहीं पढ़ रहे हो। इन दो विषयों को आपको अल्टरनेट डेज पर 13 सितंबर तक पढ़ते रहना है। इतने ज्यादा महत्वपूर्ण ये है क्योंकि 40 प्रश्न केवल इन दो से आने वाले हैं।
इस तरह से आप पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को लेके चलिए, लेकिन दूसरे कोई जहां पर पढ़ते हैं भाई आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे पास जो व्यक्ति पढ़ता है उसको इनके बीच में जो प्रतिशत रखना है, 35% समय सेकंड पेपर को देना है और बाकी बचा हुआ 65% समय आपको कहां पर देना है, पेपर नंबर 1 में देना है। रिजल्ट की बात हो तो पेपर नंबर 1 के अंदर आप 55, 60, 65 तक जाइए और बाकी बचा हुआ काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए केवल 3 घंटे या 4 घंटे के बाद। उसके बाद मेरिट कितनी जाएगी भाई? मेरिट के संबंध में यह कहा जा सकता है कि मेरिट के बारे में जब भी बात की जाए तो मेरिट जो है वो कुछ चीजों के ऊपर निर्भर करती है कि सीट कितनी है। पहली बात तो अगर मान लीजिए कि सीट बढ़ेगी तो मेरिट कम आएगी, सीट कम होगी तो मेरिट बढ़ेगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे चलेंगे। दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? जब पेपर मुश्किल होगा तो मेरिट नीचे आएगी, पेपर आसान होगा तो मेरिट ऊपर जाएगी। तो मेरिट के संबंध में यह कहा जा सकता है कि मेरिट के बारे में खूब सारे विद्यार्थी ये पूछते हैं कि कितने नंबर आ जाएं तो हम सुरक्षित होंगे। तो उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि मेरिट लगभग उतनी ही जाने की संभावना रहती है कि पिछली बार 237 के आसपास गई है, उसको आप राउंड ऑफ करके 250 मान लीजिए और 250 के अंदर 20 नंबर आप और जोड़ दीजिए कि भाई पद कम हो रहे हैं तो 270 चली जाएगी। तो आप टारगेट लेके चलिए 280, 290, 200 या फिर 300 का टारगेट लेके चलिए। तो आप अगर 270, 280, 300 का टारगेट लेके चलते हैं तो आप लगभग सुरक्षित होंगे, क्योंकि पेपर का स्तर भी बढ़ेगा और सीट अगर कम हो रही है और पेपर अगर मुश्किल हो रहा है तो निश्चित रूप से मेरिट जो है उसको वापस पीछे खिसका लिया जाएगा। मेरिट को आसमान नहीं छूने दिया जाता। मेरिट को जैसे महंगाई बढ़ती है तो सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसी तरह से जब पेपर का लेवल बढ़ेगा तो वापस मेरिट जो है वो नीचे खिसक कर आ जाएगी। तो मेरिट के बारे में चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता इस बात पे करनी है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। उनको ठोक बजाकर आपको चेक करना है, उनको ठोक बजाकर आपको चेक करना है। दूसरी चीज कि आपको फर्स्ट पेपर में ये पता लग जाता है, क्योंकि राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वो अन्य भर्तियों की तैयारी करते रहते हैं या उन्होंने जीके की क्लासेस ली होती है, उनको पता लग जाता है कि जीके का कंटेंट कैसा है, लेकिन सब्जेक्ट के अंदर ये पता नहीं लगता है। ये बात भी है कि जब तक आप एक भर्ती में नहीं बैठते हैं तब तक आपको पता नहीं लगता है कि आप क्या पढ़कर गए हैं। एक भर्ती में बैठने के बाद आपको पता लगता है कि किससे पढ़ना था, किससे पढ़ना चाहिए। तो आप इसके बारे में रिसर्च आपने जरूर कर लेनी है कि मुश्किल से मुश्किल पेपर आए तो कहां पर आपका काम चल सकता है। हल्के पेपर के संबंध में आप नहीं रहिए, अपने आप को झूठा यकीन आप नहीं देना कि पेपर आसान आएगा, भर्ती बहुत बड़ी आएगी, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इस भुलेखे में अपने आप को नहीं रखना है। अपने साथ ये आप धोखाधड़ी आपने नहीं कर लेनी है भाई। अपने मन को आपने समझाना है कि मुश्किल परिस्थितियां होंगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और संघर्ष के बाद हम जीतकर बाहर निकलेंगे। इस तरह से आपको मन को समझाना है, लेकिन खुद को धोखा खुद नहीं देना है आपने। अगली बात मैं यहां पर करता हूं भाई, कुछ पिछली भर्तियों के बारे में भी हम यहां पर बात कर लेते हैं भाई। जैसे हम यहां पर मेरिट देख रहे हैं 2011 थर्ड ग्रेड की देख रहे हैं। आरपीएससी उस समय ये पेपर करवाया करती थी और यहां पर आप देख रहे हैं पोस्ट कितनी आई है। थर्ड ग्रेड की बात हो रही है भाई, थर्ड ग्रेड की बात हो रही है। थर्ड ग्रेड के अंदर 1300 पोस्ट भी आई हुई है। पहली जो हमारी भर्ती हुई थी बड़ी, वो 1300 पदों के ऊपर हुई थी और यहां पर सामान्य कट ऑफ 269 गई है। 1300 इस बार भी लगभग इतनी ही पदों के ऊपर भर्ती होने की बात हो रही है। तो 270 का आंकड़ा पकड़कर चलिए भाई, 270 का। अब कहोगे कि उस समय पेपर बड़ा आसान आया था। उस समय जब पेपर आसान आया था तो मार्केट के अंदर उतना कंटेंट भी नहीं था कि आपको पढ़ने लिखने के लिए केवल 2-4 पुस्तकें मिलती थी, उन्हीं से आप अपना काम चलाया करते थे। तो हो सकता है कि ये आपको आंकड़ा दोबारा छूता हुआ नजर आ जाए अगर इतने पदों के ऊपर भर्ती होती है तो। इसके बाद हम बात करते हैं 2011 थर्ड ग्रेड की बात हुई है। अगर 2011 सेकंड ग्रेड की बात करें तो पद यहां पर कितने हैं, 284। यहां पर पद कितने हैं, 284। अब जब पद यहां पर कम हुए हैं, आप यहां पर साथ साथ देखते जाइए, पद यहां पर कम हुए हैं तो मेरिट यहां पर सामान्य, मैं केवल सामान्य की यहां पर बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति जिस मेरिट का है वो अपनी मेरिट के हिसाब से यहां पर देख सकता है। जैसे यहां पर पद कम हुए तो मेरिट यहां पर क्या हुई, ऊपर चली गई। मेरिट यहां पर क्या हुई, ऊपर चली गई। इसके बाद 2013 की मेरिट की अगर बात करें, 2013 के अंदर पद कितने आए थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में सॉरी, 1000 पद आए हैं और यहां पर मेरिट कितने गई है, 313 यहां पर मेरिट गई है। अब ये जो पेपर हुआ था ना, ये दोनों का पेपर इकट्ठा हुआ था, यानी कि थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों का पेपर ये एक साथ लिया गया था। और इसमें जो टॉप मेरिट वाले लोग हैं उनको किस में भेजा गया, सेकंड ग्रेड में भेजा गया, और बाकी बचे हुए लोग हैं उनको थर्ड ग्रेड में रख लिया गया। तो यहां पर 2013 की भर्ती के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर 1000 पद थे और यहां पर मेरिट कितनी गई है, 313 यहां पर मेरिट गई है। और अगर थर्ड ग्रेड की बात करें 2013 के अंदर थर्ड ग्रेड, यहां पर पहली बार सबसे ज्यादा पद आए। पहली बार यहां पर 2858 पद आए और यहां पर मेरिट कितनी देख रहे हैं, 251 मेरिट आप यहां पर जनरल की देख रहे हैं। 251 मेरिट आप यहां पर जनरल की देख पा रहे हैं भाई।
क्योंकि उस समय 40% का क्राइटेरिया नहीं था, तो आप यहाँ पर 27, 95 लगभग इस तरह की मेरिट भी आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, 2018 की भर्ती की बात करते हैं। अब 2018 की भर्ती की बात करते हैं, और यहां पर 2018 की भर्ती के अंदर हमारे पास जो पद थे, 2018 की भर्ती के अंदर हमारे पास जो पद थे वो 4500 पद थे। 4500 पदों के ऊपर ये भर्ती आई थी, और यहां पर जो मेरिट गई है वो कितने गई है, 225 गई है। जैसे यहां पर पद बढ़े तो यहां पर मेरिट भी क्या आ गई, थोड़ी नीचे आ गई। मेरिट भी यहां पर क्या हुआ, थोड़ी नीचे आ गई भाई, पद बढ़ने पर। अगली भर्ती की बात करते हैं 2022 थर्ड ग्रेड की भर्ती, जहां पर 4800 नॉन टीएसपी के 4800, 3900 और 6700, 47 647 पद यहां पर आए, और लगभग ये 5500 के आसपास पद यहां पर आपके बनते हैं। 5500 पदों के ऊपर भर्ती आई, तो जनरल की मेरिट यहां पर कितनी गई, 237, और ओबीसी की मेरिट भी कितनी गई है भाई, 237 गई है। दोनों की मेरिट यहां पर कितनी गई भाई, 237 गई है। यहां पर मेरिट बढ़ने का कारण क्या है, यहां पर मेरिट बढ़ने का कारण क्या है, यहां पर फॉर्म जो है वो ज्यादा आ गए। अगर बात करूं मैं 2018 की भर्ती की, अगर 2018 की भर्ती की बात करूं तो यहां पर 4500 पद है, और यहां पर फॉर्म कितने आए हैं, केवल 25,000 फॉर्म आए हैं। यहां पर लोग कितने आए हैं, 25,000 लोग यहां पर आए हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फॉर्म भरने वाले लोग भी 55,000 हो गए हैं। तो ये जब लोग 55,000 हुए, तो इस मेरिट को ये पद ज्यादा होते हुए भी क्या ले गए, यूपर की तरफ ले गए। कि लोग कितने हैं, इस बार की भर्ती में कितने लोग होने की संभावना है। अगर आप राजस्थान के आसपास के कॉलेजेस की बात करें, राजस्थान के कॉलेज की बात करें, यूपी के कॉलेज की, पंजाब के कॉलेज की, हरियाणा के कॉलेज की, मध्य प्रदेश के कॉलेज की बात करें, तो आप यकीन मान कर रखिए कि 1 लाख से ज्यादा फार्म इस बार लगेंगे। और 1 लाख से ज्यादा फार्म लग रहे हैं, तो यहां पर ये आंकड़ा जो है ये अपने आप ऊपर जाएगा। दोनों ही चीजें आपके विपक्ष में जा रही हैं इस बार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग भी बढ़ रहे हैं जो कंपीट कर रहे हैं, और पद भी कम हो रहे हैं। दोनों की दोनों चीजें विपक्ष में जा रही हैं, और तीसरा पेपर भी थोड़ी मुश्किल बन रहे हैं। तीनों चीजें आपके विपक्ष में जा रही हैं, तो आपको थोड़ा सा मजबूती के साथ तैयारी जो है वो करनी होगी। उसके बाद बात करें फर्स्ट ग्रेड की, 2022 में यहां पर पद कितने आए, 112 यहां पर पद आए हैं, और पद बढ़े तो इसके साथ क्या बढ़े भाई, 298 यहां पर जनरल की मेरिट जो है वो भी आपको ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अगर बात करें 2022 की भर्ती, 2023 में एग्जाम हुआ, सेकंड ग्रेड की बात करें, 461 यहां पर पद थे, और यहां पर मेरिट कितने गई है, 263। अब यहां पर मेरिट वापस नीचे आने के पीछे कारण क्या है, यहां पर 40% का नियम महत्वपूर्ण है, और पेपर मुश्किल बनने लगे, तो मेरिट जो लगातार ऊपर जा रही थी उसको वापस नीचे खींचकर लाया गया है। यहां पर मेरिट को वापस नीचे खींचकर लाया गया है। तो तमाम जो आपके प्रश्न थे, तमाम ये जो प्रश्न थे, इनके ऊपर मैंने बात की है भाई, इनके ऊपर मैंने बात की है। आप अगर शारीरिक शिक्षा अध्यापक बनना चाहते हैं और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर लो पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज है उनके ऊपर अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं, और आप अकेले सेकंड पेपर का कोर्स भी ले सकते हैं निःशुल्क। आपको इसके साथ टेस्ट सीरीज मिलेगी, पुराने मतलब एक रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, और दूसरी लाइव क्लासेस आपको इसके साथ मिलेंगी, और दूसरा आपको रंगीन जो पुस्तक है फिजिकल एजुकेशन की, वो आपको इसके साथ निःशुल्क मिलने वाली है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप बीकानेर आ सकते हैं, काव्या क्लासेस में आप ऑफलाइन बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं भाई। इसके अलावा निष्कर्ष के रूप में बात करूं तो अभी पदों की जो संभावना बन रही है वो 1000-1100 के आसपास बन रही है, लेकिन निश्चित ही इसके अंदर कुछ पद जोड़े जाएंगे। लेकिन आपको तैयारी जो है अभी 1000-1100-1200 मानकर ही करनी है, ताकि आपकी तैयारी थोड़ी मजबूत हो जाए। हो सकता कि पद आगे बढ़ा दिए जाएंगे। लोगों की संख्या यहां पर बढ़ रही है, जो कैंडिडेट्स है उनकी संख्या बढ़ रही है। आपको क्वालिटी तैयारी करनी पड़ेगी। ये वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपने संभाल कर रखना है। आपको बेहद ये काम आने वाला है वीडियो भाई। अगले जब 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब एग्जाम के थोड़ा नजदीक जाएंगे, तो ये बातें बिल्कुल ठीक आपको होती हुई नजर आएंगी। तो अभी से आपको सचेत होना है, अपनी तैयारी जो है उसको क्वालिटी के अंदर परिवर्तन करना है। क्वांटिटी ने आपने इकट्ठी नहीं करनी है, खूब सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए, खूब सारे टेस्ट सीरीज आपने इकट्ठी कर ली, वैसा काम नहीं करना है। क्वालिटी को आपने प्रेफरेंस यहां पर देनी है, समझने को प्रेफरेंस देनी है। उस समझने के बाद आप फैक्ट्स को याद कीजिएगा भाई। इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरीज हैं, तो उनको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक बेधड़क लिखिए। उनका रिप्लाई जो है कमेंट सेक्शन के अंदर दिया जाएगा। सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।